Hello students, good morning to all of you. Today our new topic and our new unit is Unit 5. Okay, हमारा यूनिट 4 बहुत छोटी थी, यूनिट 5 भी बहुत छोटी है. इसमें एक ही टॉपिक जनरली पूछा जाता है कि कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नॉन लीनियरिटी पे, और माइकल बेंटन इक्वेशंस पूछी जाती हैं. तो हम तो डिस्कस कर लेते हैं हम नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है. तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक हमने देखा था. लीनियर का मतलब होता है जब हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब कर्व बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलती है. जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं. जब हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं मिलती तो हम उस ऐसे फार्माकोकाइनेटिक को बोलते हैं नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बोला जाता है. इसमें हमको इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, फिर इसमें हमारे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं नॉन लीनियरिटी को वो देखना है. देन लास्ट हमारा है माइकल बेंटन इक्वेशन, सबको देखना है. बस ये 3 टॉपिक है जिसकी वजह से हमको यूनिट 4 5th जो है वो कंप्लीट करना है. ओके, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, ये जो फार्माकोकाइनेटिक होता है ये डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक होता है. डोज डिपेंडेंट का मतलब हम डोज देते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा काइनेटिक जो एडीएमई जो कर्व बन रहा है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में वो लीनियर बने या नॉन लीनियर बने, ये डिपेंड करता है उसके डोज के ऊपर, पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. रिकॉग्नाइजेशन नॉन लीनियरिटी, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है. द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द ड्रग इज नॉट एक्सेप्टेड टू चेंज व्हेन द डिफरेंट डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और व्हेन द ड्रग इज गिवन थ्रू द डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगल और मल्टीपल डोज. जब हम कोई भी डोजेज फॉर्म देते हैं या तो सिंगल डोजिंग देते हैं या मल्टीपल डोजिंग देते हैं तो उसके जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर आइडेंटिफाई होते हैं उसके हम थ्रू हम क्या देखते हैं, रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है. जनरली 5 फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे कि फ्रैक्शन एब्जॉर्ब, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ये ओरल यदि हम कोई डोजेज फॉर्म लेते हैं उसमें पता करा जाता है कि ए हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है, जो किस रेट से हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ है वो हमारा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म कर रहा है, किसको कर रहा है वो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है. बीडी इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. क्लियरेंस CLR जो होता है वो क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस, रेनाल क्लियरेंस, ये चीज़ आ जाता है. CLH जो होता है हेपेटिक, जो कि लीवर से क्लियरेंस होता है. ये फार्माकोकाइनेटिक हमारे 5 पैरामीटर से जो कि हमारे नॉन लीनियरिटी हमको शो करते हैं और ये डोज डिपेंडेंट भी होते हैं. That is, if the dose dependent increase the plasma drug concentration, AUC will increase the proportionally. यदि हम बात करें कि यदि डोज हमारा दे रहे हैं हम तो हमारा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ होगा और साथ में हमारा एरिया अंडर द कर्व है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. वो डिपेंड करता है हमारा कि किस टाइप का डोज आप दे रहे हैं. और बहुत सी बार होता है, मैंने हम प्रीवियस लेक्चर में देखा था, सुपर इम्पोजिशंस हो जाते हैं क्योंकि हमारी ड्रग हमारी पूरी एक्सरेट आउट ही नहीं हो पाती, अगेन डोज दे देते तो वो सुपर इम्पोजिशन भी इसके अंदर अकर हो जाता है. when the superpositions occur the pharmacokinetic drug is said to be dose dependent or linear. जब सुपर इम्पोजिशन हो जाता है तो हो सकता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लीनियर भी शो करे और नॉन लीनियर भी शो करे, वो डिपेंड करता है. जो काइनेटिक होता है जैसे कि क्लियरेंस हो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हो, क्योंकि ड्रग हम लेते हैं जब हमारी ड्रग हमारी बॉडी में क्या होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सेशन करती है. तो जो काइनेटिक ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर सेड टू बी लीनियर, जो काइनेटिक होता है वो लीनियरिटी शो करता है, वो डिपेंड करता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पे डिपेंड करता है. जब हम स्टडी स्टेट और डोज पे हम कर्व बनाते हैं, रिलेशंस देखते हैं. CSS जो होता है वो स्टडी स्टेट, जब स्टडी स्टेट कब अकर होती है, जब हम 2 से 3 4 बार जो डोज देते हैं, डोज देने के बाद वो फार्माकोकाइनेटिक एक लीनियरिटी शो करता है या सुपर इम्पोजिशन शो करता है, कांस्टेंट रीडिंग देता है, तो वो हमारा कहलाता है लीनियर और नॉन लीनियर. अब आपको इस कर्व के थ्रू दिख रहा है कि हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है वो लीनियर है और कुछ कर्व है हमारा क्या है, नॉन लीनियर है. तो नॉन लीनियर अपना एक्सिस से अपना बैंड कर लेता है, एक्सिस से अपनी लाइन शेयर कर लेता है, वो लीनियरिटी कहलाती है और नॉन लीनियरिटी कहलाती है. नॉन लीनियरिटी के कहाँ कहाँ कर होता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, तो देख लेते हैं. डिटर्मिनेशन स्टडी स्टेट एट अ डिफरेंट डोजेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज, देन लीनियरिटी ऑफ काइनेटिक एग्जिस्ट. सच प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट ऑब्जर्वेबल व्हेन देयर इज अ नॉन लीनियरिटी. क्या लिखा है, स्टडी स्टेट जब हमको मिलती है अलग अलग डोज की हमको स्टडी स्टेट मिलती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोज की. जैसे कि हमारा यदि डोज बन रहा है तो हमारे स्टडी जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है. हम इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स पता कर सकते हैं जैसे कि फ्रैक्शन कितना एब्जॉर्ब हुआ है, हाफ लाइफ कितना है, सिस्टमिक क्लियरेंस कितना है, वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है. और ये इंडिकेशंस करता है कि हमारा जो पैरामीटर्स है वो क्या है, हमारे नॉन लीनियर पैरामीटर्स है.
नेक्स्ट कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि डोज डिपेंडेंट रिप्रेजेंटेड या टाइम डिपेंडेंट। डोज एंड टाइम के साथ साथ डोज कितना कितना डिपेंड कर रहा है, कुछ कॉजेज है वो हमारे दे रखा है। फर्स्ट इज जीआईटी एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कितना एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे कुछ ड्रग है जैसे एमोक्सिलिन है, ग्रेसिफल्विन है और पेनिसिलिन, ये ड्रग्स ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन शो करती है, कुछ इंक्रीज को डिक्रीज ये सब चीज़ शो करती है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जनरली प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग आती है, कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये डिपेंड करता है। रेनाल एक्सक्रीशंस, किडनी के थ्रू ड्रग कितनी एक्सक्रीट आउट हो रही है, जैसे कि पेनिसिलिन जी, एस्कॉर्बिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ये सब इनका कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है कि कम हो रहा है डोज का या ज़्यादा हो रहा है, डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर के थ्रू जो है मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर के थ्रू एंजाइम्स उसको मेटाबोलाइज करते हैं और क्लियरेंस भी बोला जाता है इसको। तो जनरली कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो कि डोज और टाइम डिपेंडेंट रहते हैं काइनेटिक, जो कि अलग अलग ड्रग के लिए कॉजेज़ बता रखे हैं। अब कॉजेज़ ऑफ नॉन लिनियरिटी, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से नॉन लिनियरिटी अकर होती है। तो कुछ कॉज हैं, फर्स्ट देख लेते हैं हम। नॉन लिनियरिटी कैन अकर डिफरेंट काइनेटिक लेवल्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशंस। नॉन लिनियरिटी जनरली एडीएमई की वजह से आती है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन की वजह से आती है। और नॉन लिनियरिटी मैनी टाइम अकर सैचुरेशंस पर्टिकुलर प्रोसेस इन्वॉल्व द ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज एलिमिनेशन। सैचुरेशंस अकर जब हो जाता है तब भी एडीएमई के अंदर सैचुरेशन हो जाता है, तब भी हमारी नॉन लिनियरिटी जो है वो अकर हो जाती है। फर्स्ट हम एब्जॉर्प्शन में देख लेते हैं किस किस कारण और कौन कौन सी ड्रग जो है वो एब्जॉर्प्शन की वजह से नॉन लिनियरिटी शो करती है। तो नॉन लिनियरिटी ड्रग एब्जॉर्प्शन अराइव 3 इंपॉर्टेंस हो, 3 कारण होते हैं जो नॉन लिनियरिटी अकर होती है। कि पहला, व्हेन एब्जॉर्प्शन इज सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। जब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी, एब्जॉर्प्शन किस ड्रग का सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है। यदि ये दोनों चीज़ सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन लिमिटेड है तो डिपेंड करता है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या करेगा, नॉन लिनियरिटी शो करेगा। लिमिटेड से मतलब है हमारा कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है, प्रॉपर डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है ड्रग का टाइम के साथ साथ, लिमिटेड है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जो है वो नॉन लीनियर शो करे। सेकेंड, व्हेन द एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यदि हमारा जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म एक्टिव और पैसिव दो टाइप की मैकेनिज्म होती है। यदि मैकेनिज्म पैसिव वाले को फॉलो करते हैं या एक्टिव वाले को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर भी हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है। यदि कैरियर मीडिएटेड के थ्रू ड्रग हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, कैरियर उसको लेके जा रहा है, देन ड्रग एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो वो उस केस में भी ड्रग जो है वो नॉन लीनियरिटी शो करेगा। थर्ड, व्हेन प्री सिस्टमिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अटेन द सैचुरेशन। प्री सिस्टमिक मतलब ब्लड में आने के पहले, दैट मीन्स गट वॉल, लिवर में मेटाबॉलिज्म होने के पहले ही यदि सैचुरेशन अकर हो जाता है तो फिर हमारा नॉन लिनियरिटी अकर होगा। प्री सिस्टमिक गट वॉल एंड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अटेन द सैचुरेशन, इनकी वजह से सैचुरेशन अकर हो रहा है तो हमारा जो कहलाएगा वो नॉन लिनियरिटी कहलाएगा एब्जॉर्प्शन के केस में। कुछ ड्रग्स दे रखी है, आप देखिएगा इसको। सेकेंड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या चीज़ होती है, या तो प्रोटीन बाइंडिंग होगी या टिश्यू बाइंडिंग होगी। तो नॉन लिनियरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड हाई डोजेस में ड्यू टू, यदि हम ज़्यादा डोजेस दे देते हैं और ड्रग यदि प्रोटीन से बाइंड हो रही है या ड्रग यदि टिश्यू से बाइंड हो रही है, डिपेंड कर रहा है कि ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो रही है, टिश्यू से बाइंड हो रही है, तो भी हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पैरामीटर्स अकर होंगे वो सब चीज़ क्या में आएगा, हमारा नॉन लिनियरिटी के अंदर आ जाएगा। थर्ड है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म मतलब लीवर के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। द नॉन लिनियरिटी काइनेटिक इज मोस्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंट इन द कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिसिस। स्मॉल चेंजेस डोज एडमिनिस्ट्रेड कैन प्रोड्यूस लार्ज वेरिएशन ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यदि हमारा जब हम ड्रग लेते हैं तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में यदि ज़्यादा वेरिएशंस होता है, स्टडी स्टेट को लेके कांस्टेंट लेवल को देख के ज़्यादा क्या हो जाता है, वेरिएशंस अकर हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर जो भी हमको मिल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी हो जाती है, मतलब अंदर ही अंदर उसमें वेरिएशन ज़्यादा अकर होने लग जाता है, उस केस में भी हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म हो जाता है। 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ है इसके भी नॉन लिनियरिटी के। फर्स्ट है हमारा कैपेसिटी लिमिटेड टू मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एंजाइम और कोफैक्टर सैचुरेशंस। नॉन लिनियरिटी किसकी वजह से अकर होती है, जब लिमिटेड मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एंजाइम्स लिमिटेड है या हमारे कुछ जो एंजाइम्स है जिसके अंदर जो फैक्टर सैचुरेशन है वो यदि लिमिटेड है तो उस केस में भी हमारी नॉन लिनियरिटी अकर हो जाएगी मेटाबॉलिज्म केस में।
सेकेंड हमारा एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शंस मतलब हम जैसे एंजाइम यदि किसी पर्सन्स को दे रहे हैं हमारे लीवर्स के अंदर, तो हो सकता है कि एंजाइम की वजह से सैचुरेशन अकर हो जाएगा, और सैचुरेशन की वजह से ही हमारा जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है नॉन लिनियरिटी कर्व शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ड्रग एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद हमारा ड्रग एक्सक्रीशन। द टू एक्टिव प्रोसेस रेनल एक्सक्रीशंस ऑफ द ड्रग दैट आर सैचुरेबल आर। रेनल एक्सक्रीशन के थ्रू हमारा दो ड्रग का सैचुरेशन अकर होता है। फर्स्ट है एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशंस के थ्रू, और सेकेंड है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। पहले तो हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन कर देता है, देन फिर हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरीके से हमारे कर्व जो है वो नॉन लीनियर कर्व आइडेंटिफाई होंगे। ओके, तो ये रीज़न थे हमारे एडीएमई की वजह से, हमारे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से हमारे नॉन एनर्जी कर्व शो करता है। तो अपने अभी देखा डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल है जो नॉन लीनियरिटी को शो करते हैं। तो फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी, सेकेंड हमारा सैचुरेबल फर्स्ट पास हेपाटिक मेटाबॉलिज्म, और हमारे नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू बाइंडिंग। उसके बाद हमारा अगेन नेक्स्ट है, बस ये तीन हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे नॉन लिनियरिटी कर्व अकर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सॉल्युबिलिटी। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिवली लार्ज डोजेस, यदि हम ओरली यदि कोई दवाई ले रहे हैं, लार्ज डोज यदि ड्रग का हम ले रहे हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक है। जैसे कि आप यदि डोज दोगे तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा रिस्पॉन्स किस तरीके का मिल रहा है टाइम के साथ साथ। तो डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक ड्यू टू डिजोल्यूशन भी जो होगा वो फार्माकोकाइनेटिक पर डिपेंड करेगा। एब्जॉर्प्शन कब होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कब होना है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होना है, एक्सक्रीशन कहाँ होना है, कहाँ टारगेट पे जाके होना है, या इंटेस्टाइन में होना है, एंट्रीकोटेड होना है, या कैसा होना है, वो डिपेंड करता है। वो सॉल्युबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म पर डिपेंड करता है कि डोज किस तरीके से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, स्मॉल डोजेस कैन अंडरगो डिसोल्यूशन ड्यूरिंग ट्रांसिट टाइम थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब कम्प्लीटली। यदि हम कम डोज देते हैं, यदि डिसोल्यूशन होता है, उस ड्रग का डिसोल्यूशन होता है सपोज ड्यूरिंग ट्रांसिट टाइम थ्रू द GI2 में एब्जॉर्ब द कम्प्लीटली, हो सकता है वो एब्जॉर्ब कम्प्लीटली हो, या हो सकता है वो एब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली नहीं हो यदि स्मॉल डोज में देते हैं। यदि लार्ज डोज एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमारा लार्ज डोज यदि हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब मे नॉट बी प्रोपोर्शनल टू एडमिनिस्ट्रेट डोज बिकॉज ऑफ द पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, फिक्स्ड ट्रांजिट टाइम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वो डिपेंड करता है कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि वो टारगेट पे जाके एंट्रीकोटेट में जाकर ड्रग जो है वो डिसोल्यूशन हो रहा है, कहाँ उसका ड्रग का डिसोल्यूशन हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो ड्रग हमारी कहाँ जो है वो सॉल्युबल होगी। हमने एक एग्जांपल लिया है, ग्रेसियोफल्विन का एक एग्जांपल लिया है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डोज हमने दिया तो हमारा प्लाज्मा डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक बोल रही है। यदि हमने इनिशियली दिया तो टाइम जो है वो टाइम के साथ साथ हमारा डोज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डोज डिपेंडेंट है 250 500 mg। और ये डिपेंड भी करता है कि हमने नाइट में यदि दवाई को लेने की है और हमने मॉर्निंग में ली तो वो भी एक टाइम डिपेंडेंट करता है कि मॉर्निंग में ये दवाई हमको मॉर्निंग में लेना है तो मॉर्निंग के अकॉर्डिंग वो ड्रग क्या होगी। जैसे कि सिंपल सा थायराइड का एग्जाम्पल है, थायराइड की दवाइयाँ खाली पेट ली जाती है, मॉर्निंग में ली जाती है। यदि थायराइड के हम यदि दिन में ले लें, रात में ले लें, तो क्या वो इतना एक्शन करेगी? नहीं। तो डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक वो क्या होते हैं, डोज पर डिपेंड करता है कि आपको कब देना है, किस टाइम पे देना है, कब उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये सब हमारे किस चीज़ के अंदर आता है, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आ जाता है। सेकेंड हमारा सैचुरेबल फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। सैचुरेबल फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अकर नंबर ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग आर हाईली एक्सट्रैक्टेड बाय लीवर और इंटेस्टाइनल टिश्यू। सैचुरेबल फर्स्ट पार्ट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म मोस्ट ऑफ द ड्रग जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर ही। ड्रग शोइंग सैचुरेबल फर्स्ट पार्ट हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इन लीवर, गट वॉल, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेरापेटिक्स। जैसे कुछ ड्रग है जो लीवर में क्या होती है कि हमारे हेपेटिक करती है, जैसे कि अल्प्रानॉल है, 5-फ्लोरोयूरेसिल है, प्रोपॉक्सीफिन है, प्रोपेनोलॉल है, फिर है वेरापामिल है, ये डिफरेंट सैलिसाइलामाइड है। इस तरीके की ड्रग जो है वो क्या करती है, लिवर के अंदर मेटाबोलाइज्ड होती है और नॉन लीनियरिटी शो करती है। तो ये हमने अभी देखा। सही है। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेबिलिटी और प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू बाइंडिंग। यदि टिश्यू और प्लाज्मा के अंदर सैचुरेशन अकर हो जाए, क्योंकि हमारा टिश्यू और प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है, जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट्स रहते हैं। तो जो टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा प्रेजेंट्स रहते हैं,
प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो कुछ ड्रग हमारे प्लाज्मा से बाइंड होती है, कुछ टिश्यू से बाइंड होती है, वो डिपेंड करता है। और उसमें यदि सेचुरेशन हो जाए तो उस केस में भी हमारा जो है नॉन लिनियरिटी अकर हो जाती है। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है, एल्ब्यूमिन होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, कितना कंसंट्रेशन हमारा बॉडी में टिश्यू से प्लाज्मा से बाइंड होगी, तो ये हमने दे रखा है एक टेबल के थ्रू। अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, बाइंडिंग ग्लोबुलिन से, तो डिपेंड करता है कितना कितना ड्रग जो है हमारे प्लाज्मा से बाइंड होगा, टिश्यू से बाइंड होगा, प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये बाइंड होने के बाद सेचुरेशन अकर होता है, तो इससे भी हमारी नॉन लिनियरिटी अकर होती है, ठीक हो रही है। स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन केसेस में होता है, ये देखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा माइकल मेंटेन इक्वेशंस। ओके, माइकल मेंटेन इक्वेशन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिएक्शन दी थी, एंजाइम्स रिएक्शन दी थी, है ना। तो उसमें दिया गया था सेचुरेबल एंजाइमेटिक एलिमिनेशन प्रोसेस दी थी। अब देखिएगा इसमें दे रखा है मेनी ऑफ द एलिमिनेशन प्रोसेस सच एज एक्टिव सिक्रेशंस, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, ड्रग मेटाबॉलिज्म इक्वल द एंजाइम्स। बहुत सारी एलिमिनेशन प्रोसेस जो होती है वो किस किस वजह से होती है, एक्टिव सिक्रेशंस की वजह से, रीअब्सॉर्प्शन की वजह से, मेटाबॉलिज्म की वजह से, एंजाइम की वजह से। ओके, जो कि सब चीज़ में क्या चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। द लिमिटेड नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व द प्रोसेस लेड टू सेचुरेबल। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो सेचुरेशन अकर हो जाता है ना। और सेचुरेशन अकर हो जाता है तो एक एंजाइमेटिक एलिमिनेशंस को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि देखिए वो रिप्रेजेंटेशन आपको शो हो रहा है। देखिए ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, एंजाइम में ड्रग से जाके क्या हुआ, बाइंड हुआ। जब एंजाइम ड्रग से बाइंड हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स बनाया उसने, वो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम ड्रग से मिलके कांस्टेंट बना तो इसके लिए हमारा एक फैक्टर लगा वो KF है। और जब एंजाइम और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना, ड्रग का कॉम्प्लेक्स बना, वो अगेन कन्वर्ट होकर काय में आ गया हमारा KD में। दैट मीन्स ये जो K है ये हमारा रेड कांस्टेंट होता है, ठीक। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा रेड कांस्टेंट कहलाता है। अगेन ये एंजाइम डिग्रेडेशन, एंजाइम और ड्रग का डिग्रेडेशन होकर वापस से ये काय में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम अलग और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग। तो ये पूरा जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू हमने समझा रखा है कि ये क्या होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ई इज़ द एंजाइम, ई हमारा एंजाइम है, डी ड्रग है और ये एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स बना है, पी प्रोडक्ट बना है और के जो है वो रेड कांस्टेंट को डिफाइन करता है, ठीक। अब हमें ये याद रखना है इन द यूजुअल ट्रीटमेंट यदि हम एंजाइम की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी डिफाइंड इज। रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं dc/dt से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, और वी इज़ द वेलोसिटी। रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपको ये इसको लर्न करना है आपको। K2 मल्टीप्लाई में E0 मल्टीप्लाई में C अपॉन में Km प्लस C, इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना है। ये इक्वेशन 2 है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन से। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं Km की वैल्यू जो है हमको याद करना है, K2 प्लस KD अपॉन में KF। Km जो है हमारा पूरा के पूरा ओवरऑल जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो है हमारा K2 प्लस KD और अपॉन में KF। K2 और KD जो है वो क्या है, अकाउंट फॉर एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन, कितना हमारा ड्रग डिसोसिएशन हो रहा है वो है, और KF जो है वो हमारा कितना ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। और E0 जो है वो हमने कंसिडर करा है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारा एंजाइम्स का, ठीक। आगे हमको दे रखा है फिर उसके बाद हमारा रहेगा देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ड्रग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन 1 नेग्लिजिबल। हमारे पहली वाली इक्वेशन को हम नेग्लिजिबल कर रहे हैं। पहली वाली इक्वेशन को यदि हम नेग्लिजिबल करते हैं और एक प्लॉट करते हैं, कर्व बनाते हैं वेलोसिटी रेट के बीच में, v के बीच में, तो v वर्सेस हमारा वेलोसिटी वर्सेस हमारा जो हमारा कर्व बना रहा है कंसंट्रेशन के बीच में, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और कर्व बना रहा है, तो वो कर्व हमको इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, ये आपको शो हो रहा है, ये कर्व हमको इस तरीके से मिल रहा है। उसके बाद एक कांस्टेंट लेवल अकर हो रहा है। ओके, तो ये वाली जो है जब हमारा कंसंट्रेशन लेस देन है Km से, कांस्टेंट से मेटाबॉलिज्म में, तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई, हमारी V मैक्सिमम K2 E0 बन गया, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है अप टू द सर्टेन ड्रग कंसंट्रेशन। वो डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन पे डिपेंड है हमारी प्रोसेस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और लिमिटेड प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है। आपको ये थोड़ा सा देखना है। नेक्स्ट हमारी फीस के बाद हमारा है पुट द V मैक्सिमम इज इक्वेशन 2। V मैक्सिमम की वैल्यू हमने कहा है इक्वेशन 2 में पुट करा, तो हमारी इक्वेशन बन गई V इक्वल्स टू V मैक्सिमम C Km प्लस C। देन रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट करा तो हमारी इक्वेशन जो बन गई ये वाली इक्वेशन बन गई। ये रिएक्शन जो है माइकल मेंटेन इक्वेशंस कहलाती है, सेचुरेशन ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस कहलाता है। ओके,
माइकल मेंटेन इक्वेशन, द काइनेटिक, ये सिंपल में इसमें ग्राफ बनाने हैं हमको, तो इसका हमने डिस्कस कर रखा है। द काइनेटिक ऑफ कैपेसिटी लिमिटेड सैचुरेबल प्रोसेस इज डिस्क्राइब माइकल मेंटेन इक्वेशन। इसके थ्रू हम माइकल मेंटेन इक्वेशन समझाते हैं। dc/dt चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, वी मैक्सिमम जो है मैक्सिमम वेलोसिटी बोल सकते हैं, के माइकल मेंटेन कांस्टेंट बोल सकते हैं। ओके, ये जो है हमारा फर्स्ट, हम ये वाली फाइनल इक्वेशन है माइकल मेंटेन इक्वेशन की, जो हमने अभी डिराइव करी। अब हमको इसके बीच में कर्व बनाना है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस कर्व बनाने के लिए। फर्स्टली हम यदि पुटअप करें, क्या पुटअप करें, वैल्यू हमारी पुटअप करें कि के एम इक्वस टू सी पुट कर दें। हम अब वो इक्वेशन में के इक्वस टू सी पुट कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। यदि के एम की वैल्यू लेस देन सी है, तो हमारा के एम जो है वो क्या हो जाएगा, के एम प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के एम। तो हमारी इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, dc/dt बी मैक्सिमम सी अपॉन में के एम। तो इस तरीके से हमारे हमारे कंडीशंस क्लियर होती है। यदि के एम सी के बराबर है, या के एम लेस देन है, या के एम ग्रेटर देन है, तो इस तरीके से हमारी ये तीन हमारी क्या बनती है, स्टेप्स अगर होती है। ओके, ये हमारे कहलाते फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स ऑफ माइकल मेंटेन इक्वेशंस। ओके, अब हम देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में वी मैक्सिमम और के मैक्सिमम की वैल्यू, वी मैक्सिमम के माइकल मेंटेन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमको ये देखना है हमारा द फार्माकोकाइनेटिक कैपेसिटी लिमिटेड द प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, रेनल ट्यूबल सिक्रेशंस, पायलरी एक्सेशन के इजीली डिफाइन अज्यूमिंग वन कंपार्टमेंट काइनेटिक। ये जो है हम वन कंपार्टमेंट काइनेटिक के थ्रू हम इसको शो कर सकते हैं। पैरामीटर्स के एम और वी मैक्सिमम जब हम निकाल रहे हैं, तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो कि हमने दे रखा है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो है हमारा दे रखा है, डीसी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारी वैल्यू है हमारी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की। यदि हम के एम लेस देन हमारा सी कर दें, तो हमारी वैल्यू जो है इसी जगह क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा। और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू के से हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट लिखते हैं, तो वी मैक्सिमम अपॉन के एम हो गया। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का, वो 0.693 ही होता है अपॉन में के। तो इस तरीके से हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर माइकल मेंटेन इक्वेशंस के कंप्लीट होते हैं। तो केवल इस यूनिट में हमारा क्या होता है, नॉन लीनियरिटी क्या होता है, एक ये क्वेश्चन था, और कौन कौन से फैक्टर्स नॉन लीनियरिटी को अफेक्ट करते हैं, और बस एक लास्टली एक ही चीज़ थी इसमें, माइकल मेंटेन इक्वेशन। तो हाँ, हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है, यूनिट 5। और यदि किसी को कोई डाउट्स है, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ये हमारे सारा पूरा जो यूनिट है हमारा बायोफार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। माइकल मेंटेन इक्वेशन एग्जाम में आती है। थैंक यू।